नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र के प्राइम टाइम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज की चर्चा का जो विषय है वह थोड़ा गंभीर भी है, थोड़ा उसको हम कहेंगे, राजनीतिक शब्द मैं कहना नहीं चाहता, वो चुनावी राजनीतिक से प्रेरित भी है। वो दलगत विषय है। हालांकि हम सभ्यता अध्ययन केंद्र में दलगत विषयों की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा प्रश्न है जो केवल दलों की मान्यताओं और उनकी विचारधाराओं का विषय नहीं है। यह भारत की संप्रभुता, भारत के एक राष्ट्र के रूप में उसके अस्तित्व, उसकी पहचान, उसके वैदेशिक नीति, सामाजिक नीति, राष्ट्रीय नीति, ऐसे बहुत सारे विषयों से जुड़ा हुआ है। उसके इतिहास से जुड़ा है, उसके भूगोल से जुड़ा है। ऐसे बहुत सारे आयाम हैं इसके, और इसीलिए हम इस पटल पे इसकी चर्चा कर रहे हैं। और यह विषय है, आज से 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने जो बजट सत्र के में चर्चा के दौरान भाषण दिया पार्लियामेंट में, संसद में, और उसमें उन्होंने जो बातें कही, वो बातें क्या हैं, उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे देश के राष्ट्रीय चरित्र को, वैदेशिक नीति को, उसकी एक संप्रभुता है उसको, और उसके इतिहास को चुनौती प्रदान करती हैं। केवल दलगत राजनीति के कारण वो ऐसी कौन सी बातें कह गए जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, या जिसके मायने इतने व्यापक होंगे ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा है हम वो समझ लें। तो उन्होंने 2 बातें 3 बातें मोटा मोटी कही, मैं पहले उसकी चर्चा कर देता हूं। उन्होंने पहली बात ये कही कि भारत में जो भारत के बारे में आइडियाज हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला आइडिया यह है कि यह पूरा एक गुलदस्ता है, अलग अलग फूलों का। हर एक राज्य एक फूल है और उन राज्यों को मिला के एक गुलदस्ता तैयार होता है, मजबूत गुलदस्ता, जिसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। और यह जो कंसेप्ट है यह कांग्रेस ने स्थापित किया है। दूसरी ओर उन्होंने कहा दूसरा जो कंसेप्ट है भारत का वह है किंगडम का कंसेप्ट, एक सेंट्रल किंगडम, केंद्रीय राज्य। और फिर उन्होंने इसको चैलेंज किया, कहा कि आपने कभी तमिलनाडु पे शासन नहीं किया, न मौर्यंस ने, न गुप्ताज ने, न उसके बाद के किसी डायनेस्टी ने। तमिलनाडु पर किसी का शासन नहीं है। वो निगोशिएशन है, वो कन्वर्जेशन। अच्छा, ये भी मजे की बात है, वो निगोशिएशन और कन्वर्जेशन को एक समानार्थक मानते हैं। तो क्या निगोशिएशन और कन्वर्जन, ये 2 शब्द, कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन और निगोशिएशन का वो अर्थ नहीं जानते हैं? वो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, वो उनको विदेशों में पले बढ़े हैं, अंग्रेजी उनकी माता पिता है भाषा के रूप में। वो उतनी अच्छी शायद हिंदी ना बोल सके जितनी अच्छी वो अंग्रेजी बोल जाते हैं। तो कन्वर्जेशन और निगोशिएशन, क्या ये दोनों टर्म एक हैं? उन्होंने एक ही करते गए वो। तो भारत के बारे में पहली बात उन्होंने ये कही कि 2 कंसेप्ट, और इन दोनों कंसेप्ट को उन्होंने इतिहास से तौलने की कोशिश की। कहा आपका इतिहास, जो उन्होंने मौर्यंस को याद किया, गुप्ताज को याद किया, उसके बाद के कई राजाओं को, जो राजवंश हुए हैं उनको स्मरण किया, और कहा कि ये इन्होंने कभी रूल नहीं किया। जो बातें थी वो डायलॉग की थी, कन्वर्जेशन की थी। यानी तमिलनाडु एक राज्य के रूप में मौर्यन राज्य से बात करता था, और या गुप्ताज के पीरियड में वो उनसे बात करता था। ये अब इतिहास का यह ज्ञान उनको कहां से आया, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने, हालांकि चर्चा बजट पे हो रही थी, यह भी ध्यान देने की बात है, चर्चा बजट पे हो रही थी, राहुल वैदेशिक नीति पर चले गए कि इस सरकार ने क्या किया है। इस सरकार ने चीन और पाकिस्तान को एक होने का अवसर प्रदान किया है। अमेरिका उसके लिए उनको मदद कर रहा है चीन और पाकिस्तान को एक होने में। और यह बात कहकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए भारत की सरकार पर। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, इसलिए उनके आरोप लगाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह जो भारत के 2 छवियां प्रस्तुत की, इस छवि को लेकर हमें अवश्य चर्चा करने का एक बिंदु मिला है। मुझे लगता है हमारे देश को यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो राहुल गांधी इस देश के सबसे एक दूसरी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय स्तर पर जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है,
उसके नेता होने के नाते जो कहते हैं उसके निहितार्थ क्या है, यह इस देश को जानने का हक है। हमारे साथ में है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे का गहन अनुभव है। हालांकि वो विज्ञान के से जुड़े हैं, वैज्ञानिक हैं, विज्ञानी हैं, अंतरिक्ष विज्ञानी हैं, उन्होंने काफी उस पर काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ उनको देश की इतिहास की और आ, उसके सामाजिक आयामों की बहुत गंभीर समझ और पकड़ है। जो शास्त्र हैं भारत के, उसके आधार पे जो भारत की व्याख्याएं हैं, जो भारत के आयाम हैं, उसकी उनको बहुत गहरी जानकारी है। वो एक अद्भुत सामाजिक अध्येता हैं। देश की राजनीति पर भी उनकी बहुत गंभीर पकड़ है। इतिहास, विज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति, ये सभी विषयों के वो तज्ञ व्यक्ति हैं। वो हमारे साथ में हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। ओम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ में हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में है डॉक्टर विवेक भटनागर। डॉक्टर विवेक भटनागर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उदयपुर में वो रहते हैं। साथ ही सभ्यता अध्ययन केंद्र के शोध निदेशक भी हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर विवेक भटनागर, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे दोनों जुड़ चुके हैं। हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यह प्रश्न मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि विवेक भटनागर इतिहास के भी विद्यार्थी हैं और इतिहास पर उनकी बहुत गंभीर पकड़ है। आर्कियोलॉजी से आपने पीएचडी की है, इसलिए उनके पास जो शास्त्रीय प्रमाण है वो भी जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण भी जानते हैं। उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है जेएनयू में रह करके। तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या मौर्यन पीरियड में, गुप्ता के पीरियड में या किसी भी राजवंश में तमिलनाडु पर या बाकी राज्यों पर किसी का कोई शासन भारत में रहा या नहीं रहा? विवेक भटनागर। सभ्यता अध्ययन केंद्र को धन्यवाद कि इस विषय को सभ्यता अध्ययन केंद्र ने उठाया है, और राहुल गांधी जी को धन्यवाद कि उन्होंने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी की तरह से संसद में भाषण दिया, जिसके कारण से हम कुछ भारत एक राष्ट्र, भारत एक भू और भारत एक क्षेत्र, भारत एक देश, भारत जम्मू द्वीप का हिस्सा, भारत खंड का हिस्सा, भारतवर्ष, इन सभी पर चर्चा कर पाएंगे। अन्यथा शायद ये चर्चा कभी हम लोग कर नहीं पाते। और राहुल गांधी ने शायद बहुत ही फौरी तौर पर एक BA से भाषण दिया है, जो कि सामान्य तौर पर नजर से चीजों को पढ़ता है, उसका एक्सपीरियंस जीरो होता है। उस जीरो एक्सपीरियंस पर वो बात कर रहे हैं। देखिए, भारत को जिस तरीके से डिस्क्राइब उनके नाना ने, उनके पर नाना ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने, जो कहते हैं कि हम लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया कर रहे हैं, भारत को खोज रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में इन विषयों को कैसे समझा जाए? जिन लोगों को 1947 में भारत को खोजने की आवश्यकता पड़ती है, शायद वो लोग अध्ययन के किस श्रेणी में रखे जाएंगे मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी हमारी चर्चा का विषय ये है कि क्या भारत में तमिल से बात करने के लिए, क्या मौर्यों से पहले, मौर्यों के बाद भारत क्या तमिल तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, तो वो आंध्र भी, तेलुगु भी पर लोग भी हो सकते हैं, कन्नड़ लोग भी हो सकते हैं, राजस्थान का भी नाम लिया, बाद में उन्होंने पूर्वोत्तर के भी नाम लिए। हाँ, सारे संपूर्ण भारत की बात ही करें हम, मैं तमिल से ही प्रारंभ करता हूँ। देखिए, वेदों की प्राथमिक लिपि ब्राह्मी है, देवनागरी नहीं। तमिल की प्राथमिक लिपि ब्राह्मी है, आज भी ब्राह्मी है। तमिल की लिपि मूल ब्राह्मी है, तमिल ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाती है, आज भी ब्राह्मी है। भारत की आधारभूत लिपि ही ब्राह्मी है, इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है कि देवनागरी हमारी मूल लिपि है, तो हम मूर्खता करते हैं। देवनागरी के लेखन की परंपरा जो है वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व करीब करीब हमको नजर आने लगती है। उससे पहले तक देवनागरी का कोई उपयोग नहीं। प्राकृत लिखी जाए, पाली लिखी जाए, संस्कृत लिखी जाए, तमिल लिखी जाए, कुछ भी लिखा जाए भारत में, ब्राह्मी में लिखा जाए। अशोक के सारे अभिलेख ब्राह्मी में मिलते हैं, बहुत ही कम है जो संस्कृत में मिले। अब संस्कृत में मिले और ब्राह्मी में मिले, डिफरेंस करना पड़ेगा। संस्कृत कोई विषय ही नहीं है, संस्कृत लिपि, संस्कृत भाषा है, संस्कृत लिपि ब्राह्मी। इसको ध्यान देने योग्य बात है। अगर कोई लेख देवनागरी में मिले और
समय के अनुसार उसको देखा जाए तो उसका अंतर हमको करने का मौका मिलेगा। अगर राहुल पूरे गांधी जी ने भारत भी में, सम्राट अशोक का नाम लिया कि उन्होंने भी कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने तमिलनाडु पे शासन किया। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब उनका आखिरी अभिलेख जो है वो तमिलनाडु में मिलता है। द फार एक्सटेंट ऑफ अशोका's pillar is available in तमिलनाडु। ओके, मूडबी एक स्थान है तमिलनाडु में, वहां से उनका अभिलेख मिला है। तो राहुल गांधी क्या उसको भी मना करना चाहेंगे कि नहीं, कि अशोक का क्षेत्र विस्तार, अशोक का सारा क्षेत्र विस्तार इतिहास में जहां कहीं भी लिखा गया है उसके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है कि यहाँ तक उसके अभिलेख मिलते हैं, तो फिर क्षेत्र विस्तार में तो तमिलनाडु आया। जी, वो कैसे मना कर, जी बिल्कुल, है ना। पूरे आंध्रा में मिलता है, पूरे कर्नाटक में मिलता है, तमिलनाडु और केरल का बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट है मूडबी। जी 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 तो उस स्थान पर है जिस स्थान पर अन्नामलई और कलई कोंडम की पहाड़ियां मिलती है। जी 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 सेलम डिस्ट्रिक्ट है, जिला सेलम है, जिसका कि मास्टर का सेलम का राजा किसको कहते हैं हम, वीरप्पन को, है ना। जी पूरे क्षेत्र के जो अभी हम लोग पुष्पा पिक्चर देख रहे हैं वो उसी वीरप्पन की कहानी है। उस क्षेत्र में इतना बड़ा जंगल है और उस जंगल के एरिया में मूडबद्री एक स्थान है जहां पर उसका अभिलेख मिलता है। मतलब उसके शासन का प्रकार और प्रतंत्र तो बड़ा था। तो जैसा आप बता रहे राहुल हैं कि गांधी अशोक का शासन वहां पर था, तमिलनाडु पे, कर्नाटक पे, इन हम अगर अगर अभिलेखों के आधार पर ही, अगर अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का क्षेत्र माना जाए, अशोक के समय का भारत माना जाए, तो भारत तमिलनाडु पर भी जी। भारत तो के इसमें दूसरा उत्तर का प्रश्न उठता है, दूसरा प्रश्न उठता है विवेक जी, और वो प्रश्न मैं चाहूंगा कि उस पर एक छोटी टिप्पणी ओम प्रकाश जी भी करें कि क्या वह जो शासन था मौर्यों का, राजा के रूप में जो मौर्य वंश शासन कर रहा है, वो निगोशिएशन पर आधारित था? क्या वो तमिलनाडु के साथ कुछ निगोशिएट कर रहे थे, या वो एक सेंट्रल किंगडम के एक कंसेप्ट पे आधारित था जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध रहा था? क्या जो शासन का जो आधार था वो क्या था? और इसको मैं जोड़ना इसलिए भी चाहूंगा कि शासन का पूरे भारत पर जिसने भी शासन किया, जब भी जिसने भी शासन किया, जैसे कि जब अंग्रेज इस देश में आए तो कोई केंद्रीकृत शासन नहीं था, सब बिखरे हुए थे। लेकिन जब जब केंद्रीकृत शासन रहा, चाहे वो मौर्यों के समय में रहा हो, चाहे वो गुप्तों के समय में रहा हो, या फिर क्या नाम है, ललितादित्य, सम्राट ललितादित्य ने एक जो शासन स्थापित किया था, वह भी लगभग चौथाई, कितना मुझे लगता है 2-3 चौथाई भारतवर्ष पे उनका शासन था। अभी 47 के संपूर्ण बाद, भारतवर्ष। हाँ अभी 47 के बाद जो भारतवर्ष का जो शासन चल रहा है, यह भी पूरे भारतवर्ष में केंद्रीकृत शासन भी है। क्या ये निगोशिएशन पर आधारित था? कैसा शासन था? तो पहले क्या स्वरूप था, या भारत देखिए की इसमें संकल्पना क्या है ओम प्रकाश जी? जी जी, पहले तो मैं निवेद प्रणाम तो कर चुका हूँ, लेकिन सभ्यता केंद्र ने आज अच्छा एक चर्चा के विषय आपके साथ रखा है, और मैं उस राजनयिक को और राजनेता को सही में बधाई देना चाहता हूँ जो जिन्होंने इन स्थितियों को स्पष्ट करने का एक सुअवसर हमको इस चर्चा के माध्यम से दिया। शासन की बात अगर करते हैं तो देखिए, हमारे यहाँ शासन की व्यवस्था जो है वो जो चक्रवर्ती व्यवस्था हमारे यहाँ रही हमेशा से, वैदिक काल से ही। आप अब देखिए, जब प्रजापति के बाद राजा का आया तो वहां से एक चक्रवर्ती व्यवस्था रही, और उस चक्रवर्ती व्यवस्था में सम्राट मान लिया जाता था, उसके अधिराज्य के रूप में। बाकी राजा अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपना वो करते थे, और बाह्य सुरक्षा के लिए और सारी सुरक्षाओं के लिए वो एक केंद्रीकृत
सम्राट के अधीन अपने को मानते रहे। ये व्यवस्था चलती रही और ये व्यवस्था जो है तकरीबन नंद वंश के आने के पहले तक चलती रही ये व्यवस्था। नंद साम्राज्य जब आया, महापद्म नंद को एक विजेता के रूप में, एक माने क्या कहते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर, मैं क्षेत्र के स्तर पर एक समष्टि पर राज्य करने का एक जो उसने एक नया परिवर्तन किया कि वो अपने जो राज्य का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाते गया, दूसरों को अधिग्रहण करते गया सीधे, और सीधे तौर पर व्यवस्था करने की जो परिकल्पना या जो एक स्ट्रक्चर बना, वो स्ट्रक्चर महापद्म नंद से बना। और महापद्म नंद से बनने के बाद माहिष्मति तक, जिसको आप मैसूर कह सकते हैं, तो वो माहिष्मति तक उनका जो है उसका साम्राज्य था। इधर उधर पेशावर और रावलपिंडी और ये सब था, और इधर पश्चिम में पूरब में प्राग ज्योतिषपुर तक उसका राज्य था, महापद्म नंद का। और जब आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त ने सत्ता को अधिग्रहण किया नंद के विनाश के बाद, तो यथावत उसको ये सारा का सारा बगैर कहीं युद्ध किए हुए पूरा का पूरा राज उनको मिल गया। उसका विस्तार जो है वो क्या कहते हैं कि अशोक ने किया, और अशोक जो है उसका विस्तार पूरे भारतवर्ष में किए। उसके पहले की अगर आप बात करें तो उसके पहले सम्राट अशोक के बाद, सम्राट अशोक के बाद में जब श्री कृष्ण सतकर्णी जो है 810 से लेकर 792 BC में थे, और उनके देहांत के बाद जो उनकी पत्नी थी नागनिका सतकर्णी, बहू थी, उनकी बहू जो है बेटे के देहांत के बाद वो गद्दी पर बैठी, और उस सातकर्णी ने जो है 781 से 764 BC तक उन्होंने राज किया। और ये आंध्रवंशीय राजा थे, और आंध्रवंश जो है वो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश होता है, शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है, और कण्व वंश के बाद तब जाके आंध्रवंश का शुरू होता है, सातवाहनों का। तो वो तो केवल क्या कहते हैं, भारत ही नहीं बल्कि मेसोपोटामिया तक उनके पास में राज रहा। और इसके विषय में तो रॉबर्ट बालमन की जो एक पुस्तक है वर्ल्ड फर्स्ट वॉरियर, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल से लिखा है। और उसके बाद में क्या कहते हैं कि एक क्या कहते हैं कि भारतीय एक राइटर और इतिहासकार थी, उन्होंने भी उसके विषय में लिखा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक छत्र जो व्यवस्था थी, लेकिन एक छत्र पूरे भारत को समेटने का जो या राज्य की बाउंड्री का जो विस्तार है, उस तरह की अगर बात करें, केंद्रीकृत शासन की बात करें, तो वो महापद्म नंद के बाद से प्रारंभ हुआ था। उसके पहले हमारे यहाँ चतुर्थी सम्राट की व्यवस्था थी, और नागनिका भी हुई, और उसके बाद में नहीं, उसमें कोई निगोशिएशन, कोई कन्वर्जेशन ऐसा कुछ था क्या कि नहीं भाई हम इसको शामिल कर रहे हैं, पहले उससे पूछेंगे तुम क्या चाहते हो और तुमको क्या चाहिए? ये सीधे युद्ध के बाद छोटे राजाओं को पराजित करके, जो महापद्म नंद ने किया था, छोटे छोटे राजाओं को पराजित करके उसने उनको अपने राज्य के बाउंड्री में उसको मिला लिया था। मगध का जो है,
और उसको मिलाकर कई मगध शासन तो उसके बहुत पहले से था, कोई महापद्मनंद से नहीं था, उसमें तो अजात शत्रु भी थे, सारे थे, राजगिरी उनकी राजधानी थी, ये सारा आता जरासंध के जमाने से चला आ रहा था, जी महाभारत जी काल जी से। लेकिन उसको माने क्षेत्रों का अधिग्रहण करके नहीं, बल्कि युद्ध में पराजित करके अपना क्षेत्र का उसने जो विस्तार किया था, अपने राज्य के क्षेत्र का विस्तार करके और उसको एक केंद्रीकृत शासन के अंदर डाला। ये महापद्मनंद के समय से प्रारंभ हुआ। जी तो बिल्कुल ये बात तो हमारे इतिहास में और सारी जगह पुराणों में भी वो सब जगह ये स्पष्ट आता है कि उसके पहले जो है हमारे यहाँ चक्रवर्ती साम्राज्य की व्यवस्था थी। और चक्रवर्ती हस्तिनापुर में कुरुओं का राज्य था, केवल हस्तिनापुर में ही तो कुरुओं का राज था, लेकिन वो पूरे भारत के सम्राट माने जाते थे। उसी तरह से महाराज दशरथ भी चक्रवर्ती सम्राट माने जाते थे, अवध के राजा थे, लेकिन वो चक्रवर्ती सम्राट माने जाते थे जी। तो और इसीलिए ये सारी चीजें जो हुई हैं वो इस तरह से हुई हैं। और अगर आप रामायण काल की बात करें तो आप देखें कर्नाटका में बाली से जो राम ने राज लेकर बेशक सुग्रीव को दे दिया, लेकिन बाली वहां का राजा था, उसको पराजित राम ने वहां पर किया था। कोई नेगोशिएशन नहीं किया था कि भाई तुमसे हमारा कोई मैत्री संबंध जी है। जी जी। मैत्री संबंध बाली का रावण से जरूर रहा। जी तो फिर जी लंका आप ये छोड़ दीजिए, तमिल का ही एक अंश श्रीलंका भी कभी रहा है और वो वहां पर राम ने वहां के राजा रावण को पराजित किया, भगवान राम ने पराजित किया। और ये अलग बात है कि विभीषण को राजगद्दी दे दी, लेकिन पराजित किया तो एक तरह से वो इस तरह के नेगोशिएशन कोई ये नहीं था कि हम तुम्हारे साथ मैत्री का भाव रखते हैं जी। लेकिन सम्राट अशोक के जमाने में तो सीधे उसका जो महिष्मति से जो क्षेत्र जहां महापद्मनंद का खत्म होता था, उससे आगे दक्षिण तक उन्होंने अपने सैन्य संचालन के माध्यम से उसको अधिग्रहण किया, उसको पूरा लिया। और वो अधिराज्य फिर नहीं रहा कि एक डोमिनियन स्टेट के रूप में आप उसको रख लीजिए या कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं था। सीधे राज्य क्षेत्र में अपने राज्य की सीमा में उसको मिला है जी, मतलब उसको जैसे मिला राहुल कह रहे हैं, राहुल गांधी, उस तरीके से नहीं हुआ, कोई निगोशिएशन नहीं है, कोई ये नहीं है। एक बात इसमें और मैं पूछना चाहूंगा, विवेक जी साथ में हैं, कि भारत राष्ट्र की संकल्पना में जो वो कह रहे हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट की, क्या भारत की राष्ट्र की संकल्पना में कोई यूनियन ऑफ स्टेट कहीं फिट बैठता है विवेक जी? देखिए, भारत की राष्ट्र की संकल्पना में कोई यूनियन ऑफ स्टेट का सब्जेक्ट ही नहीं बनता है, क्योंकि जब हम भारत भूमि पर हम संकल्प करते हैं तो प्रथम संकल्पित होने के लिए स्वयं पांडे जी बैठे हैं जो कि स्वयं विद्वान है, ब्राह्मणत्व को पूरा जानते हैं। तो ब्राह्मण जब संकल्प करवाता है, पुरोहित जब संकल्प करवाता है अपने यजमान से, तो वो कहता है कि जम्मूद्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे यत स्थाने, है ना जी। इतना समय, इतनी पगड़ी, इतना पल, इतनी तिथि, इतना वार, ये संवत सब बोलता है संकल्प में। वहां पर पूरी सीक्वेंस है हमारे पास अवेलेबल कि हम कौन है और कहाँ है। जी बिल्कुल, हम कौन है और कहाँ है। अगर वो दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण अगर ये नहीं समझता है तो जी और जो दिखा करके कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके घूमने वाले लोग को ये समझ में नहीं आ सकता है कि संकल्प क्या होता है और क्या होता है। क्या तो उनको संकल्प उनको पता भी होगा? उन्होंने कभी उच्चारण किया होगा संकल्प का? जीवन में कभी संकल्प का मौका ही नहीं है, क्योंकि यजमान तो बनना उनको स्वीकार ही नहीं है। जी जी जी। वो तो दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण है ना, वो तो यजन कराएंगे, यजमान थोड़ी बनेंगे। एक प्रश्न और लेंगे, इसी से जुड़ा हुआ है। क्या 47 में जो भारतीय संघ, जिसको वो कह रहे हैं यूनियन ऑफ स्टेट बना, भारतीय संघ जिसको आज भी हम भारत संघ लिखते हैं, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, क्या ये निगोशिएशन से बना? क्या इन्होंने भारत के सभी राजाओं को, जो उस वक्त करीब 600 के आसपास रजवाड़े थे, उन्होंने सभी के पास पत्र भेजा, सबसे निगोशिएट किया, तुमको क्या चाहिए? और नेहरू जी ने सबको पत्र लिखा, कांग्रेस पार्टी ने सबको पत्र लिखा, फिर उनसे पत्र मंगवाए गए और उसके बाद उनके साथ बैठ के वार्ता की। ऐसा कुछ हुआ क्या ओम प्रकाश जी?
देखिए, एक चीज तो अभी आपने कहा दत्तात्रेय ब्राह्मण दत्तात्रेय वो अगर स्पष्ट रूप से उच्चारण भी करते हैं वो महाप्रभु, तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी। तो और दत्तात्रेय को हम लोगों ने भगवान का एक स्वरूप माना है, अवतार माना है। तो कम से कम हम लोग विनोद में भी विवेक जी इसका हम लोगों को परहेज करना चाहिए इस बात का। दूसरी बात यह है कि मैं क्षमा चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने जो अभी ये प्रश्न किया, देखिए भारत का जो भारत जिसे हम कहते हैं, वो भारत जो है वो क्या है, और भारत जो एक राष्ट्र का जो एक स्वरूप है वो क्या है, राष्ट्र क्या है और राज्य क्या है, ये अभी बहुत सारे लोगों के समझ से परे की बात, और ये वैदिक काल से ही चला आ रहा है। और भारत जो है वो राष्ट्र भौगोलिक सीमा में कहीं भारत का कोई चर्चा नहीं रही। ऋग्वेद में 21 नदियों की चर्चा है, उसमें कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां हैं, 40 नदियों की चर्चा है, और वो सब भारत राष्ट्र में है। तो ये तो अनादिकाल से भारत एक राष्ट्र का स्वरूप था, और राष्ट्र कहते थे। और भाषा की जहां तक आपने बात करी, तो भाषा में भी आपने जो बात करी, तो हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं कि अगर बात करें इसको अमरकोश की बात करें, तो अमरकोश में अध्याय में का पहला जो श्लोक है उसी में ब्राह्मी तो भारतीय भाषा कहा गया है। तो ब्राह्मी को भारतीय भाषा के रूप में वहां कहा गया, और ये ब्राह्मी भाषा का अभी विवेक जी ने बताया कि वो तमिल में वो उसी लिपि रही। और भाषा के हिसाब से भी अगर हम बात करें, तो तमिल तो ये आधुनिक तमिल तो नहीं, इसके पहले तमिल संगम थी जो क्लासिकल तमिल कहा जाता है। और वो उसके तमिल संगम जो है वो कहाँ से आया, तो वो महर्षि अगस्त के शिष्यों द्वारा ही उसको डेवलप किया गया। अगस्त ऋषि का पूरा दक्षिणायन क्षेत्र था। ये सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जहां तक आपका मूल प्रश्न ये है कि वो क्या सबको पत्र लिखा गया था और ये किया गया था, तो देखिए अंग्रेजों की जो माने टेरिटरी थी भारत में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अत्याचार करके और किस तरह से करके डलहौजी ने जिस तरह से काले कानून बनाए और उसके मुताबिक अधिग्रहण किया उन लोगों ने जबरदस्ती, तो उस टेरिटरी को 1858 में जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, क्वीन विक्टोरिया ने जो है उसको सीधे अधिग्रहण कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। और तो वो तो मात्र 40% की का क्षेत्र था, और जिसे क्या कहते हैं कि उसमें आपका मद्रास कमिश्नरी, कुछ कोस्टल एरिया जितने थे लगभग, आप समझ लीजिए कोस्टल एरिया सारे वो एक पट्टी के रूप में उनके हाथ में था। और बंगाल का हिस्सा था, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस था, और पंजाब का कुछ हिस्सा था। तो 40%, बाकी तो सारे नवाब या रजवाड़े जो है वो एक तरह से स्वायत्त शासन था, उनका अपना शासन था। तो जब वो छोड़कर यहाँ से जाने लगे, जब उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को और उसके नेता को जब शपथ दिलाई, तो उस समय एक तो भ्रम इन लोगों ने ये भी फैलाया कि देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया। तो देश तो, क्योंकि ये जितना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अंग्रेजों के जमाने से शुरू हो गया था कि मूलतः दिल्ली को केंद्र में, दिल्ली केवल भारत नहीं था, ये दिल्ली को भारत की सेंट्रल राजधानी मानना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं।
दिल्ली कभी भी भारत की, मुगलिया काल में भी दिल्ली भारत की राजधानी नहीं थी, क्योंकि मुगलिया काल में, मुगल के समय में बहुत छोटा सा हिस्सा जो है उनके अधीन था, बाकी सब रजवाड़े मराठा अलग थे। और इस तरह से राजस्थान में भी बात करें तो पूरा क्या कहते हैं मेवाड़ प्रांत उनके उनके उसमें नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि इधर अगर आप देखिए तो बंगाल और असम का एरिया उनके पास नहीं रहा। तो किसी से कोई निगोशिएशन नहीं हुआ लेकिन? नहीं कि, तो कहने का मतलब है कि न दिल्ली को अगर हम ये सेंट्रल कैपिटल जैसे आज की स्थिति में है, उस तरह से दिल्ली को कभी मान्यता नहीं मिली थी। और ये मान्यता जो है दिल्ली को अगर सही पूछिए तो 1932-38 के दौरान जो है दिल्ली को एक सेंट्रल के रूप में 1911 में जब ये लोग आ गए तो 1932 और 38 के रूप में दिल्ली को बहुत महत्व दिया जाना शुरू किया गया। और मूलतः दिल्ली जो है वो भारत की संपूर्ण भारत की राजधानी बनी है। ये तो तब बनी है जब जाकर इन राजाओं, जितने देशी राजा थे उनको भी ये भ्रम फैलाया गया कि देखिए देश आजाद हो, अंग्रेज चले गए, अब इस देश में कोई कहीं भी किसी क्षेत्र में विदेशी नहीं है, अपने ही लोग हैं और हमको एक आधुनिक हिसाब से वो करना है। आप क्या कहते हैं, एक उनको वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उनसे बात की गई कि आपको प्रीवी बस दिया जाएगा, आपकी सारी व्यवस्था दी जाएगी और ये दिया जाएगा। हुआ। हाँ, ये नेगोशिएशन हुआ कि सारी व्यवस्था दी जाएगी और आपको राजा का अधिकार दिया जाएगा, जो 71 में इंदिरा गांधी ने विड्रॉ कर दिया था जब वो प्रधानमंत्री थी। धोखा दिया एक प्रकार से। हाँ, एक प्रकार से धोखा दिया, धोखा दिया, चाहे जो भी है। और वो उस समय एक राज प्रेम पैदा करके कि सब हम लोग बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, आपको कहीं गवर्नर बना दिया जाएगा, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, इस तरह करके छोटे छोटे राजाओं को, बड़े बड़े राजाओं को, सबको जो इनको जो अधिकार मिला था जहां, उसके साथ मिलाना शुरू किया। या कह दीजिए कि ब्रिटिश इंडिया का जो पोर्शन था उस ब्रिटिश इंडिया के पोर्शन में मिलाना शुरू किया। और एक तरह से ब्रिटिश इंडिया में जो नियम और कानून लागू थे, जो ब्रिटिशों ने लागू किया था, कॉलोनियल जो सिस्टम था, उस कॉलोनियल सिस्टम का विस्तार, अगर आप कहें कि उस कॉलोनियल सिस्टम का विस्तार 47 के बाद से कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे भारत में कर दिया गया। और एक तरह से जो 90 वर्ष के ब्रिटिश शासन में भी वो एक सीमित क्षेत्र में, भारत के सीमित क्षेत्र में राज किए थे या उनके अधीनस्थ वो राज्य था, और वहां वो कॉलोनियल सिस्टम और कॉलोनियल व्यवस्था थी, जो एक गुलामों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, बर्बर कानून, वो व्यवस्था थी। वो व्यवस्था पूरे भारत में अगर विस्तार किया गया तो ये कांग्रेस द्वारा ये एक भ्रम फैलाकर और ये करके पूरे भारत वर्ष का एक तरह से करिए कि किडनैप किया गया। जी, आप इसको लेकिन ओम प्रकाश जी, इसमें किडनैप कहा जा सकता है। जी, मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसमें 2 उदाहरण है, बल्कि 3 स्टेट्स की मैं चर्चा करूंगा। हैदराबाद का निजाम और गुजरात का जूनागढ़ और कश्मीर, क्या ये तीनों निगोशिएशन से भारत में आए? देखिए, विवेक जी इस पर इतिहास के व्यक्ति हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह से बोल सकते हैं। जहां तक मुझे मालूम है तो मैं तो ये कहूंगा कि जूनागढ़ में तो पूरा मिलिट्री एक्शन हुआ था एक तरह से, और हैदराबाद में पूरा मिलिट्री एक्शन हुआ था। और मिलिट्री एक्शन के बाद में वल्लभ भाई पटेल ने मिलिट्री एक्शन के बाद में और उसके बाद में और उससे फिर मिलिट्री एक्शन जब शुरू होने हुआ तो उसके बाद में क्या कहते हैं कि वो नवाब ने उस समय निजाम ने वो जो है वो अपने महामंत्री को दिल्ली भेजा था, और उसके बाद में उनसे बात हुई, चर्चा हुई, फिर पटेल वहां पर गए और फिर उसके बाद में सारा नेगोशिएशन जो भी हुआ होगा। तो नेगोशिएशन था क्या, वो एक तरह से उसने सरेंडर किया और वो हुआ। ठीक वही स्थिति आपकी जूनागढ़ में भी हुई। और जहां तक कश्मीर का राजा हरि सिंह की बात है तो राजा हरि सिंह ने तो पहले ही प्रस्ताव दिया था कि मैं भारतीय संघ में मिलना चाहता हूं। तो उसको जानबूझ को उसमें विलंब किया गया
जी ताकि एक मौका दूसरे को मिल जाए। और वो क्योंकि उसमें कुछ ये था कि ये लोग अपने एक आदमी को वहां का प्रधानमंत्री या कुछ बनाना चाह रहे थे उस क्षेत्र का, जी जी और जी उसके लिए वो एकदम से सहमत नहीं थे। तो उनको दबाव डालने के लिए ये लोग विलंब करते गए कि ये ऐसा किया जाए। ये सारी बातें हुई थी, लेकिन ऐसा जो ये हुआ, लेकिन ये मैं कहूंगा कि एक तरह से छल या कहिए कुछ भी, और क्या पूरे भारत पर शासन करने की या तो महात्मा, क्योंकि भारत में ये कभी पद्धति नहीं रही, इस तरह की पद्धति नहीं रही। जी और बिल्कुल ये पद्धति जो है या तो महापद्म नंद के ने शुरू करी थी, और या फिर उसके बाद में जो है बीच में जब सातकर्णियों का जब पराभव हुआ, तो सातकर्णियों का पराभव होने के काल में ये भारत जो है ये 120 छोटे छोटे राज्यों में बटा था उसके बाद में, क्योंकि उनका सातकर्णियों का जो राज था वो आंध्रवंशीय राज तो है 1001 वर्ष तक चला था। जी तो 1001, तो उसके अंतिम पीरियड में उनके राजा कमजोर होते गए, इसलिए विद्रोह होता गया, अलग अलग छोटे छोटे राजा के हैसियत से पनपते गए विद्रोह के बाद में। तो उस समय 120 के करीब छोटे छोटे राज्यों में ये विभाजित हो गया था। जी जो जी बाद जी में हर्षवर्धन ने उसको, फिर गुप्त फिर वंश से आया तो गुप्त वंश ने पूरा किया, फिर से किया। जी और फिर जी उसके बाद में ये आपका क्या कहते हैं, कश्मीर के जो आपने नाम लिए उनका, ललितादित्य ने ललितादित्य ने, वो तो इवन चाइना तक और वो सब सारी जगह उसका माने पूरा मध्य पूरा, एशिया उन्होंने पूरा, कब्जा किया था। और मध्य एशिया पूरा लड़ाई लड़के, बाकायदे लड़ाई लड़के, जी यूं जी नहीं कि किसी से वो करके, लड़ाई लड़के लिया था उन्होंने। तो ये जी सारी जी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर जो विषय सामने आता है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि हम निगोशिएशन और कन्वर्जेशन पे बात कर रहे हैं, वो एक प्रकार का लॉलीपॉप सामने में उछाल रहे हैं कि ये सरकार तो तानाशाही चला रही है, हम बड़ा बातचीत करके करना चाह रहे हैं। और उस बातचीत का परिणाम क्या है आप देखिए, उन्होंने सिंध की बात नहीं की। भाई सिंध से उन्होंने क्यों नहीं संवाद किया था कि तुम भारत में आ जाओ, यदि निगोशिएशन ही होना था। उन्होंने बलूचिस्तान से क्यों नहीं निगोशिएशन किया था। रवि भाई हाँ साहब, हाँ विवेक जी। देखिए राजस्थान में 19 रियासतें अंग्रेजों ने छोड़ी। जी उसमें से जोधपुर, टोंक, धौलपुर और कोटा क्लब बनाया। उन्होंने कहा हम इस फेडरल स्ट्रक्चर के साथ नहीं जाएंगे, फ्री रहेंगे। और जिन्ना ने इनको एक लॉलीपॉप दिया था कि आप जो है हमारे साथ आ जाइए, आपको फ्री स्टेट का ऑर्डर देंगे हम। मेवाड़ राज्य में उदयपुर में महाराणा भोपाल जी को तत्कालीन उनके पर्सनल सेक्रेटरी और मेवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री टीवी राघवाचारी ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये गलती हम नहीं करेंगे, हम लोग साथ जाएंगे, भारत के साथ जाएंगे। पाकिस्तान का जो विषय है वो इस्लामिक विषय बनेगा, इसलिए हम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। तो जब वीपी कृष्णा मेनन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोधपुर भेजा, तो जोधपुर के राजा हनुमान सिंह ने वीपी कृष्णा मेनन के सामने साइन करने को तो एक्सेप्टेंस ली कि कर दूंगा साइन, और उसके बाद में टेबल पर बैठ करके उनके पास एक पेन था जो बंदूक ही पेन जैसी बंदूक थी, वो पेन उसके सिर्फ वीपी कृष्णा मेनन के कनपट्टी पर लगा करके कहा कि तुमको गोली मार दूंगा, तुम मेरा राज्य लेने के लिए आए हो। क्या वहां पर नेगोशिएशन हुआ होगा? टोंक तो मुस्लिम डोमिनेंट था, वो तो जाना ही चाह रहा था। क्या वहां पर नेगोशिएशन किया होगा इन लोगों ने? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि केवल जूनागढ़ और हैदराबाद नहीं है, तो और भी जगह पर इन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बल प्रयोग किया है। सीधे सीधे बल प्रयोग से भारत बना है जी, बिना बल प्रयोग के भारत नहीं बना है। इसको उदाहरण आगे दक्षिण का देता हूँ। आरकोट का नवाब भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, बिल्कुल नहीं स्वीकार। इसमें एक चीज और जोड़ता हूं विवेक जी, आप इसको थोड़ा सा और यदि विस्तार दें थोड़ा सा। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हाँ,
हाँ जी, हाँ, आज की स्थिति में भी क्या हम बल प्रयोग से कुछ चीजों को नहीं रोक के रख रहे हैं? जैसे जो खालिस्तान की मांग उठ रही है, जो बोडोलैंड की मांग उठ रही है, जो नागालैंड को अलग काट करके अलग राज्य बनाने की बात हो रही है, जो वीसा दे रखा है हमने, तो क्या शासन बिना बल प्रयोग के केवल निगोशिएशन से शासन चलता है क्या? है ही नहीं, ये सब विषय है ही नहीं। जी देखिए, जब राज्य बनेगा तो राज्य में अराजक तत्व उपस्थित रहेंगे। जी, तो वो क्या निगोशिएशन से हल हो शासन में जाएगा? उनके कुछ भी नेगोशिएशन से नहीं होता है दुनिया में। कि मैं खा लूं, कुछ भी चीज नेगोशिएट नहीं होती है दुनिया में, कभी जी भी नहीं होती। जी 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 व्यापार नेगोशिएशन नहीं होता है, व्यापार भी परिस्थितियों से नेगोशिएट होता है, कंडीशन होता है। तो ये तो राज्य तो कैसे नेगोशिएट होंगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। ये लोग बकवास की बात करते हैं। तो राहुल किस चीज गांधी का ने, नेगोशिएशन करें आप? जी जी, तो जो जो दो विजन की बात की को उन्होंने, सभी का सब इस बात को सभी को एड्रेस में रखना चाहिए कि हमारे नेगोशिएशन क्या हो सकते हैं। जिस श्रीलंका की हर नदी का नाम गंगा है, हर नदी का नाम गंगा है वहां पर, नदी का मतलब गंगा होता है। जी मैं नाम बता सकता हूँ, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम है महाबली गंगा, उसके बाद में वेन गंगा, पेन गंगा, सिंह गंगा। इतने नाम तो मुझे याद है कि किसके क्षेत्र में। जी 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 जी। तो कुल मिला के जो राहुल गांधी दो विजन्स की बात कर रहे हैं, वास्तव में उनका अपना विजन क्लियर नहीं है। शासन बल से चलता है, शासन ताकत से चलता है। शासन वो जो कह रहे हैं कि निगोशिएट करेंगे, हर जगह केवल पूछते रहेंगे तुम्हें क्या चाहिए, वो बताएगा, फिर मुझे क्या चाहिए मैं बताऊंगा, इससे शासन नहीं होता है। इससे व्यापार भी ढंग से नहीं हो सकता। व्यापार हो सकता है, थोड़ा बहुत व्यापार कर सकते हैं आप। तो राहुल गांधी को, जिसको अभी जो एक विपक्षी दल के नेता हैं, जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, जिनके बारे में ये फ्लोट किया जाता है, जैसे ही चुनाव आते हैं तुरंत एक वर्ग, अपने देश के इंटेलेक्चुअल्स का एक वर्ग इसको हवा देने में लग जाता है कि राहुल गांधी को एक प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए। उनको शासन की यह बेसिक एक मौलिक समझ नहीं है। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, अब दूसरा विषय मैं थोड़ा सा लूंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी हम उसको समाप्त करेंगे। जो उन्होंने कहा कि भारत, वर्तमान सरकार ने पाकिस्तान और चीन को एक आने का मौका दिया। क्या हम तुलना करें नेहरू की नीतियों से, जो उनके परनाना है राहुल गांधी के, क्या उनको याद नहीं है कि पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ? पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्र का जन्म, शत्रु देश का राष्ट्र तो है नहीं वो, शत्रु देश का जन्म कैसे हुआ हमारे पड़ोस में? क्या उनको यह स्मरण नहीं है कि चीन, जो जिसकी सीमा भारत से कभी नहीं मिली पिछले 5000 साल के ज्ञात इतिहास में, वह आज भारत के साथ सीमा कैसे साझा कर रहा है? किसके शह पर, किसकी गलती से, किसकी नीतियों की गलती से कर रहा है? तो क्या उनको ये स्मरण नहीं है, या वो ये जानते नहीं है? मामला क्या है? जी ओम प्रकाश जी। देखिए, भारत और नहीं बोलिए भाई साहब, आप बोलिए। नहीं, आप पहले बोल लीजिए, फिर अब आपने स्टार्ट। देखिए, भारत की शुरुआत जो होती है भारत में, शायद राहुल गांधी को ये समझ ही नहीं है कि जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तो तिब्बत को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर नहीं छोड़ा, भारत के राज्य के तौर पर। अच्छा, इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर नहीं छोड़ा गया था तिब्बत को। अच्छा, वो भारतीय राज्य के रूप में था। बिल्कुल, भारत यानी स्वाधीनता के बाद भारत, अखंड भारत के खंडित किया इन्होंने, स्वाधीनता के बाद भी खंडित किया है। स्वाधीन नहीं, नेहरू ने महावीर त्यागी को संसद में कहा है कि जहां पर तिनका नहीं उगता वहां पर मैं उसका लेकर के करेंगे क्या हम? वो तो शायद लद्दाख के लिए, वो तो शायद लद्दाख के लिए कहा था उन्होंने, लेह लद्दाख के इलाके, सियाचिन वाले। नहीं, उन्होंने तो 62 की लड़ाई के बाद पूछा था ना, जब लद्दाख नहीं तिब्बत भी खत्म कर दिया था चीन ने, उसके उसी वक्त तो खत्म कर दिया था चीन।
नहीं, तिब्बत तो 48-49 में चला गया ना। ना एज ए टेरिटरी उसने खत्म कर दिया। तिब्बत 1948-49 में वो कहता है कि मेरा हिस्सा है, लेकिन वो तब तक कब्जा नहीं कर पाया था। तिब्बत एज ए फ्री स्टेट खड़ा था सामने 1962 के बाद में। नहीं 1953 में तिब्बत को उसने कैप्चर कर लिया है 1953-54 में। नहीं, और उसमें पूरे भारतीय जो नेहरू ने पूरा उसको बाकायदे चीन को मदद पहुंचाया तिब्बत को अधिग्रहण करने के लिए में पूरा। ये 1953 की बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि उस वक्त उन्होंने रसद भेजी तो चीन की सेना वहां जिंदा रह सकी, नहीं तो वो भूखों मर जाती। नहीं, उसके दो देखा। और वो पंचशील के सिद्धांत के हिसाब से जो चलते रहे और वो सब जो करते रहे, और उसमें बहुत सारी चीजें की। और आपने एकदम सही प्रश्न उठाया है, आपने तो कही दिया उसको। अब उसमें आप हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं कि कम से कम देखिए, राहुल जी को एक चीज करना चाहिए कि पहले तो बैठकर स्वाध्याय करके अपनी पार्टी का ही इतिहास जानने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि उनको अपनी पार्टी का इतिहास ही नहीं मालूम है, और क्या क्या घटनाएं हुई जिस समय ये सारा एक तरह से षड्यंत्र, मैं कह सकता हूँ कि षड्यंत्र चल रहा था, और पाकिस्तान को एक भारत को के विभाजन की सारी जो नीतियां बनी, और कैसे कैसे कौन कौन लोग उसमें शामिल थे और क्या क्या हुआ था, ये सारी चीजों के विषय में उनको पहले खुद अध्ययन और मनन करना चाहिए, और अपने ही पार्टी का मनन करना चाहिए, अपने नाना के परनाना के क्रियाकलापों का और कार्यकलापों का, और ये सारी चीजें उनको पहले समझनी चाहिए। और उसके बाद पर वो कुछ बोलते तो लगता कि हाँ कुछ वो ठीक ठाक बोल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उस पर तो ये लोग आंख बंद करके रहते हैं, क्योंकि अगर उस पर वो ये बोलना शुरू करेंगे, पता नहीं जानते, ये मेरे को तो लगता है कि ये तो जानते ही नहीं है, लेकिन और जानने वाले कांग्रेस में बहुत कम बचे हुए हैं, और जो बचे हुए हैं वो बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलते ही इनकी खुद की कलई खुल जाती है। जी। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा जानना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि जो क्या कहते हैं कि आपने प्रारंभ में ही कहा एक बात, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक अक्साई चीन और इसकी बातें हैं, ये सारी चीजें जो है जब 48 में उसने पाकिस्तान में आक्रमण किया, और जो माने उन्होंने कहा कि कबीलों ने किया, कबीलों ने तो किया नहीं था, पूरी उसकी एकदम ट्रेंड आर्मी ने कब्जा किया था। और उस समय कश्मीर पे जो आक्रमण हुआ था, हाँ कश्मीर पर, और उस समय हम लोग डिले कर रहे थे हरी सिंह से ये करने के लिए, नेगोशिएट कर रहे थे कि वहां पर शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ। नहीं, एक व्यक्ति के नाम पर नेगोशिएट कर रहे थे। हाँ, एक व्यक्ति के नाम पर, शेख अब्दुल्ला के नाम पर नेगोशिएशन चल रही थी। एक व्यक्ति के नाम पर नेगोशिएट कर रहे थे, और जानबूझ के कर रहे थे। और उस समय लुइस माउंटबेटन यहाँ के गवर्नर जनरल थे, जी, और आर्मी का जनरल भी जो है वो यहाँ का ही आर्मी का ब्रिटिश आर्मी जनरल था। तो उस समय ये जब सब कर रहे थे, तो उस समय जो उन्होंने कब्जा कर लिया, बलात् कब्जा किया, जिसको हम आज भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, और उसका हम पूरा अभी तक हम अपना ही मानते हैं, क्योंकि वो हमारा बलात् कब्जा किया गया था। तो उसमें से भी जब इस पर अभी ये भी मामला यूएनओ में गया और सब जगह गया, उसके बाद भी 1962-63 में वहां में उसके अपने बलात् कब्जे के कुछ हिस्से को चाइना को पाकिस्तान ऑफर करता है, दे देता है। तो ये सारी चीजें हो रही है, ये सब किसके रिजिम में हुई है? ये सब रिजिम की अगर बात करना है तो ये सब बात करिए कि उस समय कांग्रेस का रिजिम था, और इनके परनाना देश के प्रधानमंत्री थे उस समय ये सारी घटनाएं हुई। तो पाकिस्तान और चीन का जो संबंध है तो इनके नाना के ही वजह से डेवलप हुआ, क्योंकि ना तिब्बत को फ्री पैसेज दिया गया होता, फ्री पैसेज नहीं दिया गया होता, जैसे कह रहे हैं कि 5000 वर्षों में, पिछले 5000 वर्षों में चीन की सीमा हमसे नहीं मिलती थी जी। और
ये म्यांमार वगैरह जितना था, ये जिसे हम बर्मा कहते थे पहले, तो वो सब तो भारत में ही था। जी। हमारे लोग रंगून जाकर सर्विस किया करते थे, ये किया करते थे, बहुत सारे पुराने लोग हैं, उसमें एक आध बचे भी होंगे अभी। एक गाना भी बना था ओम प्रकाश जी, आपको याद होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। हाँ, तो ये तो सारे भारत के अंत है। और भारत के विषय में इनकी परिकल्पना तो देखिए, ये सब आजकल के जो शिक्षा है, उस शिक्षा में पढ़े हुए लोग हैं, एकदम पश्चिम ओरिएंटेड हैं, वेस्टर्न ओरिएंटेड हैं, उनको भारत के विषय में परिकल्पना नहीं है कि भारत का ये केवल इतना ही भौगोलिक क्षेत्र नहीं था। भारत के पास तो अफगानिस्तान था, जिसको बाद में रशिया के साथ समझौता में ब्रिटिश ने बफर स्टेट का दर्जा देकर उसको अलग किया गया। और उसके पहले 7वीं सेंचुरी में, 7th AD में ईरान को आपसे अलग कर दिया गया। उसके बाद नेपाल अलग हुआ। इवन 47 में हम तो खाली विभाजन की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, भारत का 2 विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था वो। लेकिन इनडायरेक्ट वे में इसके नेपथ्य में श्रीलंका को भी अलग किया गया। श्रीलंका का भी जो कोर्ट था वो भारत में ही था, उच्चतम न्यायालय, तो श्रीलंका को भी अलग किया गया। वो श्रीलंका की बात तो हम करते ही नहीं, तो श्रीलंका किया गया इस तरह से 1932 में, 34 मेरे ख्याल से, उस समय आपका म्यांमार को उन्होंने अलग किया। तो कितने खंडों में, अंग्रेजों ने कितने खंडों में इसको बांटा, ये तो आपको देखना चाहिए। और उस समय कांग्रेस उनसे नेगोशिएट कर रही थी। तो पहले तो कांग्रेस की पॉलिसी देखिए ना, कांग्रेस उस समय अंग्रेजों से नेगोशिएट करने वाली पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी तो कांग्रेस थी। और कांग्रेस नेगोशिएट कर रही थी उस समय। गांधी का प्रचंड प्रभाव था, मोतीलाल नेहरू का प्रभाव था। परनाना से ऊपर क्या होता है ये आप देख लीजिए, मैं तो क्या बोलते हैं उसको। तो ये सारे नेता थे, तो ये सारे नेताओं के समय ये हुआ। तो बिल्कुल ठीक बात है। एक प्रश्न शेष रह जाता है विवेक जी, कि मान लीजिए ये उनके परनाना ने किया या बाकी जो कुछ भी उन लोग, उनके पूर्वजों ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, क्या इससे इस सरकार को यह हक मिलता है कि चीन और पाकिस्तान को जुड़ने दें और एक सामने में खतरा खड़ा करें? विवेक जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं कि क्या आज की विदेश नीति इस प्रकार की है कि चीन और पाकिस्तान को वो कहीं ना कहीं एक साथ ला रहे हैं और उससे एक बड़ा खतरा सामने में खड़ा हो रहा है? देखिए, ये जो सारी बात है ना कि चीन और पाकिस्तान एक साथ खड़े हैं, अरे चीन और पाकिस्तान तो नेहरू के समय में साथ खड़े हो गए थे। कहाँ पर इतनी पीछे की बात करनी चाहिए हम लोगों को। यानी सबसे बड़ी चीज ये है कि एक हमारे राजस्थानी में एक लोकोक्ति चलती है कि नहीं बाल कितने, तो कि काटे सिर से काट ले, जमीन पे गिरेंगे दिख जाएंगे जितने हैं। तो असलियत में बेसिक का नॉलेज नहीं है। दूसरी बात जो मैंने पूर्व में भी कहा और अभी मैं कह रहा हूँ कि नेहरू की नीतियों के कारण ही चीन जो है इस पूरे एरिया का मिलिट्री कंट्रोल कर सका है। आज भी उसका लीगल कंट्रोल नहीं है, मिलिट्री कंट्रोल है। जी। आज का सैन्य शक्ति कमजोर पड़ जाए, आर्थिक स्थिति से चीन नीचे आ जाए, तो जैसे रशिया बिखर गया था वैसे चीन बिखरेगा। कम्युनिस्ट चीन नहीं बिखरेगा, कम्युनिस्ट चीन खत्म हो जाएगा, कम्युनिस्ट शासन बिखर जाएगा। नहीं, अभी एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये बड़ी अच्छी बात विवेक जी कह रहे हैं, मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। हाँ, नहीं बोलिए। मैं एक बात बताऊं कि आज पूरा विश्व थोड़ा सा त्रस्त है, चाहे वो LOC में और चीन सागर में जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, या ताइवान जिस तरह से परेशान है, कोरिया जिस तरह से परेशान है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक वर्ल्ड में, पूरे विश्व के पटल पर एक संदेश जा रहा है कि चीन की विस्तारवादी नीति है, और ये सभी देख रहे हैं, और सभी, ये पूरा वर्ल्ड एक तरह से एक है इस मामले में, मान्यता में, कि ये चीन की विस्तारवादी नीति को प्रमोट किसने किया, ये आप देखिए। शुरुआत में चीन के विस्तारवादी कम्युनिस्टों के विस्तार को प्रमोट किसने किया? ये कांग्रेस की देन। आज हम या पाकिस्तान नाम का जो एक बीच में एक
नासूर पैदा हो गया है, इसको किसने प्रमोट किया, कि इसको, इसके जन्मदात्री कौन है, इसके जन्म देने वाले कौन, द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने माना, ये आप देखिए। तो ये सारी चीजें अगर देखेंगे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी को कम से कम कुछ नहीं करना चाहिए अभी, कम से कम कुछ वर्षों तक उनको अपने ही कांग्रेस पार्टी का इतिहास को पढ़ना, मनन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ताकि उनके अंदर थोड़ी सी गंभीरता आ जाए। जी तो जी वो ज्यादा उचित रहेगा। और एक बात आपने जो शुरुआत में कही कि ये संघ का है, उस पर आपने पूछा नहीं, मैं स्वतः ही बोल रहा हूँ। नहीं तो बताइए। ये तो कि भारत जो है वो, तो ये बात जो उन्होंने कही राहुल गांधी, राज्यों का संघ, राज्यों का क्या कहा था, संघ, संघ, मैं तो राज्यों का संघ। हाँ, तो राज्यों का संघ जो उन्होंने कहा, ये तो ये बात तो उन्होंने, मेरे को लगता है कि यही एक बात है जो उन्होंने सही कही। और यूनियन ऑफ स्टेट है। हाँ, यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि आपके संविधान के प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। और ये यूनियन ऑफ स्टेट, और पूरे संविधान में नेशन को मान्यता ही नहीं दी गई, ये नेशन शब्द ही नहीं है पूरे संविधान में, नेशन का कॉन्टेक्स्ट ही उसमें नहीं रखा गया है। तो ये तो संविधान के जो रचयिता रहे, और उसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण नाम एक जवाहरलाल नेहरू का आता है, एक बी एन राव का आता है। बी एन राव ने जो सारा कुछ कंपोजिट किया, बी एन राव ने किया। और अंत में जो है उसको सीक्वेंस ऑर्डर में लेने के लिए जो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ड्राफ्ट कमेटी थी, और उस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर रहे। तो इन लोगों ने जो कॉन्सेप्ट दिया, उसने तो भारतीय संस्कृति, और अम्बेडकर जी ने तो सीधे संविधान सभा में कहा कि हम भारतीय माने प्राचीन भारत की संस्कृति, सभ्यता या कॉन्सेप्ट जो है, उसको हमने इस मुझे गर्व के साथ कह रहा हूँ कि मैंने इस संविधान में उसको कहीं कोई महत्व ही नहीं दिया, उसको हमने रखा ही नहीं। तो कहने का मतलब है भारतीय संस्कृति या भारत का जो कॉन्सेप्ट जो अनादिकाल से चला आ रहा था, भारत एक स्वाभाविक राष्ट्र है, उसका जो अनादिकाल से जो कॉन्सेप्ट है, और जिसमें हम जम्बूद्वीपे, आर्यावर्ते, भरतखंडे, भारतवर्षे हम कहते हैं, और वो भारतवर्ष की बात माने अनादिकाल से चली आ रही है। भारतवर्ष एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। वेद में भी जिसका वयम राष्ट्रम जागृहाम पुरोहिता ये कहा गया है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, कई जगह राष्ट्र का जो आया है, वो राष्ट्र के पूरे कॉन्सेप्ट को तो इन्होंने खंडित कर दिया। जैसे मैं अब रविशंकर को बोलूं तो रविशंकर ना बोलूं, मैं ये कहूं कि आंख, हाथ, पांव, पैर, पेट, मस्तिष्क के समूह हैं आप, और आपको मैं प्रणाम करता हूं, तो ये मैं कहूं। उसी तरह से ऐसा, जैसे ऐसा कहूं कि हे सर, धड़, पैर, हाथ, आंख, नाक, कान और पेट, पीठ के समुच्चय आपको नमस्कार, ऐसा कहा जाए तो, ऐसा कहा जाए तो जैसे किसी का परिचय इस तरह दिया जाए, तो उसी तरह से ये भारत जो है वो राज्यों का संघ है, राष्ट्र है। राष्ट्र माने आप बताइए कितना बड़ा अपराध है, और राष्ट्र के लिए ये एक सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह तो इसी एक लाइन पर साबित हो सकता है और सिद्ध हो सकता है, और इसके कल्पिट को सजा दी जानी चाहिए कि जिसने राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को ही खंडित करके इसको संघ का समूह, इवन नेशन स्टेट जो पश्चिम की परिकल्पना थी कि नेशन स्टेट, नेशन स्टेट में भी नहीं रखा। माने आपको नेशन 47 के बाद 47 की छोड़ दीजिए, 26 जनवरी 1950 को हमको नेशन स्टेट के लायक भी नहीं समझा गया, हमको राज्यों के संघ के रूप में रखा गया। बुनियाद वहां ही, ये जो बोल रहे हैं बहुत भयंकर बात बोल रहे हैं, मैं इस पर एकदम आक्षेप लगाना चाहता हूं, बहुत भयंकर बात बोल रहे हैं। राज्यों के संघ का समूह करके एक तरह से पूरे राज्यों के रूप में पूरे भारत को अभी तो 2 ही भागों में बांटा था, विभाजन किया था। इनकी तो मनसा कहीं कुछ और लग रही है कि कितने खंडों में बांटने का प्रयास।
इसमें से एक जो आशंका लग रही है कि वो आशंका ये लग गई कि संघ, राज्यों का संघ है तो संघ कभी भी टूट सकता है। आप अगर हाँ, हमारे समूह में मिले हुए हैं तो आप कभी भी हमारे समूह से अलग हो सकते हैं। तो ये तो संविधान ने ये प्रावधान ही रख दिया था कि कभी भी राज्य अलग हो सकते हैं। तो ये किसने रखा? जी बहुत बहुत धन्यवाद तो ओम ये प्रकाश जी। बहुत गंभीर बात है। इसको आज अगर नहीं, मैं एक लाइन कह देता हूँ कि आज अगर सत्ता में बैठे लोग हैं, इस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हमारे पार्लियामेंट को इस पर चिंतन करना चाहिए और सबको अगर चिंतन करके गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि ये बड़ा खतरनाक की बात करनी चाहिए, ताकि यूनिफाइड एक स्ट्रक्चर जो भी हमारे पास बचा हुआ है वो इतना यूनिफाइड रहे कि उसमें कोई लूपहोल ना हो कि कभी भी बिलगाव हो सकता हो। ये बहुत गंभीर चेतावनी दिया है एक तरह से। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पर बहस करने का एक सुयोग पैदा कर दिया है कि हम लोगों को अब इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और संविधान की इस प्रोविजन को पर बहुत दूरगामी दृष्टि से देखना की आवश्यकता है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश जी और डॉक्टर विवेक जी, जो आप हमारे साथ जुड़े। आज जो बात हुई कुल मिलाकर उसका निष्कर्ष ये है, जो मुझे समझ में आता है, कि जो भारत राष्ट्र एक जैविक संरचना है। भारत राष्ट्र जो कि एक जैसे एक शरीर होता है तो उसको एक शरीर के रूप में कहते हैं, न कि विभिन्न अंगों के समुच्चय के रूप में उसको बुलाते हैं। एक भारत राष्ट्र जिसको राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए था वो है ही स्वाभाविक रूप से, लेकिन संविधान में उसको नेशन स्टेट का भी स्तर नहीं दिया गया, उसको केवल एक यूनियन कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। इसी की ओर राहुल गांधी ने इंगित किया है और यह इंगित करके एक तरीके से वो यह बताना चाह रहे होंगे, पता नहीं वो बताना चाह रहे हैं या उसका जो निष्कर्ष निकल रहा है इससे वो अनभिज्ञ है कि उन्होंने जो पाप किया कांग्रेस ने, उस पाप को और ज्यादा वो सामने में रख रहे हैं कि हमने भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा, हमने भारत को यूनियन ऑफ संघ के, यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में देखा, जहां निगोशिएशन चलता है, बहस चलती है कि मैं रहूं कि न रहूं। और इसीलिए हम देखते होंगे अक्सर बहुत सारे स्टेट ये डिमांड कर रहे हैं कि हम ये बहस कर रहे हैं, वो बहस कर रहे हैं, ये बहस चल रही है। अलगाववाद देश में बढ़ रहा है। कहीं इस अलगाववाद के पृष्ठभूमि में यही भावना तो नहीं है, यही बीज तो नहीं है? आगे इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं आपके सामने देता हूं, एक प्रमाण देखिए कि यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक जो कहा गया था, और किस तरह से सोवियत संघ कितने खंडों में बिखर गया। जी, तो बिल्कुल, अगर यूनियन होगा तो बिखरने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपने उसमें एक स्पेस दे दिया है कि आप बिखर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बहुत खतरनाक स्टेप है और इस पर तो अभी ये भी कहीं हमारे राज्यकर्ताओं को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं संविधान में भी इसको ठीक करना चाहिए, ये यूनियन शब्द हटा करके इसको एक नेशन, कम से कम यदि आप नेशन कहने से घबराते हैं तो नेशन स्टेट कम से कम कहें। और यह बात कहीं ना कहीं हमारे देश के जो राजनीतिक राजन्य वर्ग है उसको ध्यान में आए, इसके लिए यह आज की चर्चा थी। आप सब जुड़े, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद सबको।